नमस्कार। मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। आज से मैं विज्ञान की विधिवत कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत इस सबसे पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा विज्ञान क्या है, विज्ञान की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, इसके अलावा विज्ञान को हम कितने भागों में सामान्यतः बांटते हैं, किस किस भाग में किस किस विषय का अध्ययन किया जाता है और हम विज्ञान के कौन से भाग को शुरू करेंगे और उस भाग का सिलेबस क्या होगा। तो देखिएगा, मैंने कई बच्चों से पूछा, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा, अपने फेसबुक पेज पे मैंने पूछा लोगों से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से क्या शुरू किया जाए। तो ज़्यादातर कमेंट फिजिक्स के पक्ष में आए। कुछ लोगों ने केमिस्ट्री की बात भी की। मैं केमिस्ट्री बाद में आपको पढ़ाऊँगा। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, या फिजिक्स के बाद बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री। कंप्यूटर साइंस भी मैं ही पढ़ाऊँगा। फिजिक्स सबसे पहले शुरू करने के पीछे जो रीज़न था, वो रीज़न ये है कि अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम पेंडिंग है और इस लॉकडाउन के बाद शायद वो हो, और जब भी वो होगा तो आप जानते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फिजिक्स आती है। देखिएगा, नॉर्मली आने को किसी पेपर में कुछ और आ जाए, केमिस्ट्री ज़्यादा आ जाए, बायो ज़्यादा आ जाए, लेकिन चूँकि रेलवे का जो सिस्टम है वो फिजिक्स पे बेस है ज़्यादातर, है ना। तो रेलवे के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए पहले फ़िज़िक्स शुरू कर रहा हूँ। फिजिक्स का सिलेबस भी ज़्यादा है और इसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी आप लोग कहेंगे मैं शुरू कर दूंगा, और कंप्यूटर साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा, और हायर एग्ज़ाम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की कि विज्ञान क्या है, विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा, हमने कई दफ़ा विज्ञान के बारे में सुना है कि हमारे चारों ओर का या हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएँ हैं या प्राकृतिक चीज़ें, उनसे संबंधित जो भी ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, कुछ बड़ी डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं। आज हम 2 से 3 डेफिनेशन को समझेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, विज्ञान जो शब्द है उसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस, यानी कि हिंदी भाषा का जो शब्द विज्ञान है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का पर्याय है। और जो वर्ड साइंस है इंग्लिश का, वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से, यानी कि जिसको हम विज्ञान कहते हैं हिंदी में, वह आया है इंग्लिश के वर्ड साइंस से। और इंग्लिश का जो वर्ड साइंस है वो आया है लैटिन भाषा के वर्ड साइंटिया से, और उस वर्ड जो साइंटिया है उसका मतलब होता है जानना, टू नो, यानी कि अपने चारों ओर की जो कुछ भी घटनाक्रम है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन सब के बारे में जानना ही क्या है? विज्ञान है। तो सबसे पहले आपने शाब्दिक अर्थ समझा कि विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का पर्याय है। पर्याय का मतलब अंग्रेजी में इसको साइंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द साइंस है वो लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया गया है? साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? जानना, अर्थात टू नो, यानी कि विज्ञान का मतलब है जानना। देखेंगे क्या जानते हैं विज्ञान में हम किस चीज़ को जानेंगे। तो विज्ञान की एक डेफिनेशन आपके सामने बहुत अच्छी लिखी हुई है कि वास्तविक अनुभवों कौमा या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त। सबसे पहली चीज़ आपने देखा कि वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों, यानी कि ध्यान रखिएगा, इस पूरी डेफिनेशन को हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे कैसे। वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों। अब देखिएगा, डेफिनेशन को समझ लीजिएगा। मैं एक बार डेफिनेशन पूरी पढ़ दे रहा हूँ आपको, फिर मैं इसको पूरा समझाता हूँ कि वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। एक डेफिनेशन आपके सामने है, बाकी 2 और की बात करेंगे। पहले इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों को विज्ञान कहते हैं। बीच का हिस्सा मैंने काट दिया, तार्किक को ये सब छोड़ दिया। यानी कि विज्ञान किसे कह रहे हैं? प्राप्त तथ्यों को, यानी कि आपके पास कुछ फैक्ट हैं, उनको आप विज्ञान कह रहे हैं। अब वो जो तथ्य हैं आपके पास, कुछ फैक्ट हैं, वो आए कहाँ से हैं? वो आए हैं काहे से? वास्तविक अनुभवों से, या आपने कुछ प्रयोग किए हैं या परीक्षण किए हैं। कैसे? समझ लीजिए। न्यूटन था, सेब नीचे गिरा तो उसको कोई ना कोई अनुभव हुआ कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने क्या किया? उसके ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च के बाद उसने क्या देखा कि नीचे गिरने का वजह क्या था? गुरुत्वाकर्षण। या आपने देखा जेम्स वाट था, उसने देखा केतली में पानी उबला, बार बार केतली ढक्कन ऊपर उठ रहा है, तो उसने वास्तविक अनुभव किया। अनुभव के बाद उसने और उसमें जाके देखा अंदर के ये क्या है, इसका रीज़न क्या है। उसने स्टडी की, उसने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए। उन परीक्षणों के बाद उसे क्या मिले? बहुत सारे फैक्ट मिले, नहीं मिले?
जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट कोई ना कोई प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आजकल कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया भर के लगे हुए हैं, किसमें, बहुत सारी खोजों में लगे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं ना। आप देखते हैं ना अखबारों में दिन में आता है कि कोरोना के संबंध में एक नई स्टडी सामने आई है, उसमें ये निकल के आया है कोरोना इस वर्ग के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इस वर्ग के लोगों को कम इफेक्ट करता है, या अगर आपने ये सावधानियाँ बरती तो कोरोना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सब क्या है, क्या कर किए जा रहे हैं, कोरोना के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, प्रयोग एवं परीक्षण किए जा रहे हैं ना। यानी कि आपने प्रयोग किए और परीक्षण किए किसी भी चीज़ पर। हो सकता है कोई चीज़ आपके सामने एकदम से अचानक से आई, अनुभव आपके सामने कुछ हुआ, आपने देखा कि गर्म पानी से जलना उतना कष्टदायी नहीं है जितना भाप से जलना कष्टदायी है। तो आपने देखा कि इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता लगा कि इसका रीज़न ये है कि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। यानी कि आपको एक वास्तविक अनुभव हुआ। उस अनुभव के बाद आपने क्या किया, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए, और उन परीक्षणों से आपको क्या प्राप्त होंगे, बहुत सारे फैक्ट प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम हाई स्कूल में या इंटर में जब हम साइंस की कक्षाएं करते थे और केमिस्ट्री की हम लोग क्या करते थे, लेबोरेटरी में जा कुछ प्रैक्टिकल करते थे ना, तो प्रैक्टिकल में क्या होता था कि ये केमिकल को इसमें मिलाओ, फिर देखो क्या हो रहा है। तो ये किया, फिर हमने लिख लिया कि इसमें ऐसी गंध निकल रही है, ऐसा धुआं निकल रहा है, या इस मिक्सर का रंग बदल गया। फिर उसके बाद अब इसमें ये करो, अगली स्टेप में कुछ लिखा होता था कि ये करो, फिर उसमें आपको क्या दिखाई दिया तो आपने फिर वो फैक्ट लिख लिया। तो ऐसे करके आपके सामने कई सारे फैक्ट आते थे ना। फिर उन फैक्ट के आधार पर, उन सारे फैक्ट जो आपने कई सारे प्रैक्टिकल किए हैं, उन सारे फैक्ट जो उन प्रैक्टिकल से फैक्ट आपको मिले हैं, उन फैक्ट के आधार पर आपने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। तो वो क्या था, वही तो विज्ञान थी ना, कि आपने प्रयोग किए, परीक्षण किए, उनसे आपको बहुत सारे फैक्ट मिले, और फैक्टों का फिर आपने किया क्या, फैक्टों का आपने क्या किया, तार्किक विश्लेषण। हो सकता है कि आप सीधे प्रयोग करने जा रहे हो, हो सकता है कि आप प्रयोग करने जा रहे हो, या हो सकता है कि आपको कोई अनुभव हुआ हो, अनुभव आपने देखा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब मान लीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपको कोई नया अनुभव हुआ, तो आप क्या करेंगे, उस अनुभव के पीछे के कारणों को जानने के लिए क्या करेंगे, प्रयोग या परीक्षण करेंगे। या हो सकता है कोई साइंटिस्ट है, वो सीधे प्रयोग करने जा रहा है, उसको कोई अनुभव नहीं हुआ है, वो मान लीजिए ऐसी धातु बनाना चाह रहा है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो। यानी कि पहले से दिमाग में क्लियर है कि मैं कुछ ऐसा खोजूँ। यानी कि क्या करेगा, बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण करेगा। या किसी साइंटिस्ट को, या मान लीजिए हम ही हैं, हमें कोई अनुभव हुआ कि यार ऐसा क्यों होता है, फिर हमने उसके पीछे के कारणों को जानने के लिए बहुत सारे क्या किए, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए। उन परीक्षणों को जब हम कर रहे थे तो हमें फैक्ट मिलते गए कि यार ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया, ऐसा किया तो ये रिजल्ट आया। तो जब बहुत सारे फैक्ट हमें मिल गए, वो जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसको हमने अलग अलग स्थानों पे किया। हो सकता है कि कोई प्रयोग हम किसी जगह कर रहे हैं, वहाँ रिजल्ट कुछ और आ रहा है, हम उसी प्रयोग को किसी दूसरी जगह कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे रिएक्शन पे, बहुत सारी घटनाओं पे इस जगह का अंतर आ जाता है कि कुछ घटनाएं कुछ जगह पे कुछ और रिजल्ट देती हैं और कुछ जगह पे कुछ और रिजल्ट देती हैं। तो क्या किया उन्होंने कि अनुभव हुआ या नहीं भी हुआ तो किया क्या, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे परीक्षण किए। उन परीक्षणों से क्या मिला, बहुत सारे फैक्ट प्राप्त हुए। अब फैक्ट जब प्राप्त हुए तो उन फैक्टों का क्या किया गया, तार्किक विश्लेषण, यानी कि लॉजिकल एनालिसिस। कि हो सकता है कि कोई एक प्रैक्टिकल किसी एक कंडीशन में रिजल्ट दे रहा हो और वही प्रैक्टिकल किसी दूसरी जगह जाने पर, कंडीशन चेंज होने पर, हो सकता है मौसम चेंज हो जाए, गर्मी बढ़ जाए दूसरी जगह जाने पर, हो सकता है वहाँ वायुदाब बढ़ जाए, यानी कंडीशन चेंज होने पर क्या रिजल्ट दे रहा है। क्या सभी अवस्थाओं में रिजल्ट एक सा है? क्योंकि विज्ञान के नियम कैसे होते हैं, शाश्वत होते हैं, हर जगह एक से होंगे तभी उसको विज्ञान कहा जाएगा। अगर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा तो उसको विज्ञान नहीं मानेगा। तो इस तरह से क्या किया कि जब बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे परीक्षण किए, इनसे जितने सारे फैक्ट प्राप्त हुए, उन फैक्टों का क्या किया गया, तार्किक विश्लेषण। कि जो फैक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं क्या ये परिणाम हर अवस्था में आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अवस्था चेंज होते ही परिणाम चेंज हो जाए। तो उनके तार्किक विश्लेषण द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान कैसा होगा, सुसंगठित होगा, यानी कि कैसा होगा, ऑर्गेनाइज होगा, ठीक से ऑर्गेनाइज होगा, है ना। इसके अलावा कैसा होगा, सुव्यवस्थित होगा, ठीक से व्यवस्थित करके रखेंगे उसको कि किसी भी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। और इसके अलावा कैसा होगा, वो क्रमबद्ध होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसमें सारे फैक्ट्स लिखे होंगे। तो ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब दोबारा समझिए डेफिनेशन को, वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों और परीक्षणों के प्राप्त तथ्यों का क्या करने पर, तार्किक विश्लेषण द्वारा प्राप्त सुसंगठित
सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि आपको कोई वास्तविक अनुभव हुआ या आपने कोई प्रयोग या परीक्षण किया, उसके बाद आपको बहुत सारे फैक्ट मिले, उन फैक्टों को आपने क्या किया, तार्किक रूप से विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, है ना, सुसंगठित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, तो क्या कहेंगे, उसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा एक और डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। किसी भी विषय के संदर्भ में, कोई भी विषय है ना, कोई विषय हो सकता है तापमान को लेकर कोई विषय हो सकता है बल को लेकर कोई विषय हो सकता है किसी धातु के संबंध में कोई प्रैक्टिकल हो, यानी किसी भी विषय की बात हो रही है तो किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषणों, किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषणों यानी कि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक विषय है, प्राकृतिक रूप से चाहे किसी विषय की बात हो रही हो, वैज्ञानिक कोई भी साइंटिस्ट किसी भी क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हो, उस रिसर्च में बहुत सारे प्रयोग करेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा, उन सभी एक्सपेरिमेंटों का क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया। अब सारे एक्सपेरिमेंटों का उसने क्या किया, एनालिसिस किया, और हर एक्सपेरिमेंट से फैक्ट निकाल कर चेक करे, और जब देखा कि कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो हर बार सेम आते हैं, हर बार सेम आते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो फैक्ट अपने आप में एक नियम है, विज्ञान का नियम है कि हर बार जब ये प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो फैक्ट वही निकल के आता है जो पिछले वाले में आया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट हर कंडीशन में एक सा आ रहा है वो क्या हो गया आपका, वही तो विज्ञान होगा। तो किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषण अर्थात एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के परिणाम स्वरूप, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट किए, उनका एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद क्या प्राप्त हुआ, आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने उनका एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बाद जब आपको उसका एक निचोड़ मिला, है ना, आपको बहुत सारे फैक्ट मिले कि ये फैक्ट जो हैं, ये निचोड़ जो है वो हर कंडीशन में सेम है, ये फैक्ट कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल किया गया, जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ये फैक्ट हमेशा सही बैठा। तो उसी फैक्ट को जब हम, बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो सही हैं हर कंडीशन में, उनको जब एक सिस्टम में रीअरेंज कर देते हैं तो उसी ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। लगभग वही बात है कि प्रयोगों के और परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण, यहाँ उन्होंने उसको चेंज कर दिया, प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर, बात वही है। तो तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर। ठीक है ना, काय की स्टडी है साइंस, नेचर की स्टडी है, प्रकृति ने जो कुछ बनाया है उसकी स्टडी करना क्या है, साइंस है। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी बात, स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। स्टडी ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का अध्ययन करेंगे काहे में, साइंस में, और बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं के बिहेवियर का भी अध्ययन करेंगे। जो प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, चाहे वो जीव हैं चाहे वो निर्जीव हैं, उन सभी का व्यवहार कैसा है, उन सभी की क्या, उनके गुणधर्म हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। यानी कि साइंस के अंदर भी स्टडी द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम। और यानी कि हम क्या कर रहे हैं साइंस में, हम स्टडी कर रहे हैं साइंस, नेचर की और नेचुरल चीज़ों की, यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों के व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन के अलावा जो ज्ञान उनसे हमें प्राप्त हो रहा है वही सब क्या है, साइंस है। तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट देम, यानी कि उन सभी वस्तुओं की जो प्रकृति ने बनाई है, उनके व्यवहारों की, प्रकृति का अध्ययन और उनसे प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आपने देखा 3 डेफिनेशन आपके सामने थी कि पहली डेफिनेशन वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर प्राप्त तथ्यों के तार्किक विश्लेषण से जो ज्ञान प्राप्त होता है, और जो ज्ञान कैसा होता है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। या किसी भी विषय के संदर्भ में प्रायोगिक विश्लेषणों से प्राप्त तथ्यों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो ज्ञान कैसा है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और कैसा है, क्रमबद्ध है, उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन समझिए आपने कि साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी किसका अध्ययन है साइंस,
साइंस किसका अध्ययन है? नेचर का और प्राकृतिक चीज़ों के बिहेवियर का। और उसके अलावा साइंस क्या है? जो नॉलेज उनसे प्राप्त होती है, किन से प्राप्त होती है? नेचर से और नेचुरल चीज़ों के बिहेवियर से जो नॉलेज प्राप्त हो रही है, इस सब को ही हम साइंस कहते हैं। ठीक है ना। अब आप देखेंगे अपने साइंस में क्या समझा, डेफिनेशन समझी तीन। इसके अलावा बात करते हैं साइंस को हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, साइंस को आप कई दफ़ा देखेंगे 3 भागों में बांटते हैं, कुछ जगह 2 भागों में बांटते हैं। मैं अध्ययन को आसान करने के लिए सिर्फ 2 भागों में बांट रहा हूँ, हालांकि मैं आपको बताऊँगा तीसरे भाग में कहाँ बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि 2 भागों में बांटा है। पहला प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। देखिएगा, प्राकृतिक विज्ञान में वे नियम आएंगे जो प्रकृति ने बनाए हैं। प्राकृतिक विज्ञान में हम उन नियमों को पढ़ेंगे जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे हमने फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़ा, तो गुरुत्वाकर्षण 100 साल पहले भी था, आज भी, और 1000 साल बाद भी गुरुत्वाकर्षण रहेगा। या मैंने बायोलॉजी में पाचन की क्रिया पढ़ी, तो पाचन की क्रिया कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पाचन क्रिया किसी और तरह से होती है और आप चले गए अमेरिका तो पाचन क्रिया किसी और तरह से होगी, या इंडिया में गुरुत्वाकर्षण कुछ और तरह से काम करता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, या काम ही नहीं करता और अमेरिका में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण पूरी पृथ्वी पर सब जगह है, या पाचन की क्रिया सब जगह होनी है। या हम बात करें वायुदाब, तो पूरी पृथ्वी पर काम करेगा ही करेगा। यानी कि हम प्राकृतिक विज्ञान में किसकी बात करते हैं? एक तो अध्ययन किनका करते हैं? अध्ययन करते हैं प्रकृति का और प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जो नियम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन नियमों को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो विज्ञान का पहला भाग प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, इसमें लिखा हुआ है कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के घटकों जैसे ब्रह्मांड, जैसे द्रव्य, जैसे ऊर्जा, जैसे जीवन आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान में हम उन्हीं सब वस्तुओं का, उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। उनके वे नियमों के अध्ययन करते हैं जो नियम आज से, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, जब भी हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ, फिर वापस यहाँ आऊँगा। तो सामाजिक विज्ञान की हम बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किसका? मानव जीवन से जुड़े कुछ क्षेत्रों का, मानव जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का कैसा अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में हमने उन नियमों का अध्ययन किया जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं, जो हमेशा से थे, जो हमेशा रहेंगे। लेकिन हम बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में हम बात करते हैं मानव जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। जैसे हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, है ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब अर्थशास्त्र के नियमों की बात करें तो देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर क्या नियम आते हैं? टैक्स के नियम आते हैं, है ना, जीडीपी कैलकुलेशन के नियम आते हैं, या आप देखेंगे महंगाई या मंदी का कैलकुलेशन कैसे होगा, बेरोजगारी के कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सब कहाँ रहता है? अर्थशास्त्र में पढ़ते नहीं पढ़ते हम? गरीबी, बेरोजगारी, या आरबीआई की मौद्रिक नीति। क्या अर्थशास्त्र के नियम सब जगह एक से हैं? क्या इंडिया में आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जो फॉर्मूला आजमाती है, या बैंकें जिस प्रकार से लोन देती हैं, या इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है, जैसा अभी आपने देखा कि यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है, क्या पूरी दुनिया के देशों में जीएसटी लगा हुआ है? नहीं ना। क्या दुनिया में हर देश की बैंक वैसे ही काम करती है, उन्हीं नियमों पे काम करती है जिस पे इंडियन बैंक काम कर रही है? नहीं ना। तो अर्थशास्त्र के नियम क्या हो गए? जगह जगह के हिसाब से क्या हो गए? चेंज हो गए। लेकिन क्या प्राकृतिक नियम चेंज हो जाएंगे? क्या फिजिक्स के नियम जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो अमेरिका में काम नहीं करेंगे, यूरोप में काम नहीं करेंगे, हैं? या केमिस्ट्री बायो की जो घटनाएं या नियम है वो कहीं और काम नहीं करेंगे? तो प्राकृतिक विज्ञान के नियम हर जगह काम करेंगे। लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो देखिएगा, हम जो प्राकृतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये नियम हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और हर जगह एक से होते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, क्या इकोनॉमिक्स हमेशा से थी? क्या जब मानव का यहाँ पे जन्म हुआ पृथ्वी पर हजारों लाखों साल पहले, तो क्या हमेशा से थी? इकोनॉमिक्स नहीं थी ना। मानव सभ्यता का जन्म हुआ तो उन्होंने देखा मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत की गई। तो हमेशा से नहीं थी। क्या हमेशा रहेगी? कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कुछ और इसकी जैसे सिस्टम आ जाए। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इत्यादि के नियम हमेशा से थे,
हमेशा रहेंगे। हम मानव सामाजिक विज्ञान में दूसरी बात करें, समाजशास्त्र अर्थात सोशलॉजी, यानी कि समाज में रहने के नियम, समाज के तौर तरीके कायम पढ़ते हैं, हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। क्या समाजशास्त्र के नियम हर जगह एक से हैं? यह जो परंपराएं इंडिया में, क्या वही परंपराएं अमेरिका में है या अफगानिस्तान में? यानी कि समाजशास्त्र हर देश का अपना अलग हो जाता है। हर देश के समाज के अपने रहन सहन, खान पान, परंपराएं सब अलग हो जाती हैं। इसके अलावा राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर हम संविधान की बात करते हैं। क्या हर देश का राजनीति शास्त्र एक सा है? क्या हर देश में शासन करने की व्यवस्था एक सी है? क्या हर देश के संविधानों के नियम एक से हैं? क्या हमेशा से थे संविधान? नहीं ना। जब मानव विकसित हुआ तो उन्होंने संविधान बनाया। हर देश का संविधान अलग है, हर देश में संविधान के नियम अलग हैं। इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव कुछ और तरीके से होता है और आपका अमेरिका में कुछ और तरीके से होता है। यहाँ प्रधानमंत्री किसी और तरीके चुने जाता है, ब्रिटेन में किसी और तरीके चुने जाता है। यानी कि संविधान लगभग हर देश में है, लेकिन संविधान के नियम अलग हैं। संविधान हमेशा से नहीं था, कुछ जगह संविधान लिखित है, कुछ जगह लिखित नहीं है। यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का कैसा अध्ययन कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा से नहीं थे, हमेशा नहीं होंगे। ये शाश्वत नियम नहीं है कि एक नियम जो यहाँ लागू है इनमें से, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो सोशलॉजी का हो, वही नियम हर जगह लागू होगा। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान की जब भी बात करते हैं तो सारे नियम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है ना। तो विज्ञान को आपने समझा। विज्ञान क्या था कि वास्तविक अनुभवों, हम न्यूटन की बात करें तो उसको अनुभव हुआ ना, हम बात करें फैराडे इत्यादि की, इन सबको कोई ना कोई अनुभव हुआ। इस अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़े, बहुत सारे प्रयोग किए, परीक्षण किए, उनसे फैक्ट मिले और उन फैक्टों के आधार पर उन्होंने कुछ नियम निकाल दिया कि हाँ ये फैक्ट हर जगह एक से आ रहे हैं, तो वो विज्ञान हो गया। तो वास्तविक अनुभवों या प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर जो प्राप्त तथ्य हैं उन तथ्यों का तार्किक विश्लेषण किया जाए, लॉजिकल एनालिसिस किया जाए। और लॉजिकल एनालिसिस के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और कैसा ज्ञान? सुव्यवस्थित, सुसंगठित और कैसा? क्रमबद्ध, यानी कि एक कायदे से अरेंज हो, सुव्यवस्थित हो। यानी कि ऐसा ना हो कि 4 फैक्ट किसी से संबंधित हैं, 4 फैक्ट किसी से संबंधित हैं, या फैक्टों का सीक्वेंस आगे पीछे हो कि सबसे अंत वाला फैक्ट हमने पहले दे दिया और सबसे पहला वाला लास्ट में दे दिया। तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा तार्किक विश्लेषण के बाद, वो कैसा होना चाहिए? ठीक से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए, तब उसे विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान के अंतर्गत हम काय का अध्ययन करते हैं? नेचर का, प्रकृति का, या प्राकृतिक चीज़ों के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? उनसे प्राप्त जो ज्ञान है वो भी विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में वे नियम जो हमेशा से थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और सामाजिक विज्ञान हमेशा से नहीं थे और आगे हमेशा रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जगह बदलने के साथ ये नियम भी जो सामाजिक विज्ञान में आते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं, वापस यहाँ आते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन कर रहे थे? प्रकृति का और प्रकृति की घटकों का, यानी कि जो जो घटक पृथ्वी में, प्रकृति में है, कौन कौन से? ब्रह्मांड कैसा है? प्राकृतिक है ना। ब्रह्मांड के अंदर आकाश की बात कर सकते हैं, अंतरिक्ष की बात कर सकते हैं, करते हैं ना साइंस में। या खगोल विज्ञान पढ़ते हैं तो तारों की, आकाशगंगाओं की बात करते हैं। द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य मैटर, ठोस, द्रव, गैस, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? ठीक है ना। इसके अलावा और भी हम पढ़ते हैं, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ते हैं, पदार्थ की 5वीं अवस्था है ना। या हम पढ़ते हैं प्लाज्मा पढ़ते हैं, पदार्थ की 4थी अवस्था है। तो द्रव्य पढ़ते हैं हम, ये भी प्राकृतिक है। ऊर्जा की बात करते हैं, बहुत सारी ऊर्जाओं की बात करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं, ध्वनि ऊर्जा की बात करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं। ये सब क्या करते हैं? साइंस में करते हैं ना। या हम जीवन की बात करते हैं तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जंतुओं को पढ़ते हैं, वनस्पति को पढ़ते हैं। तो हम नेचुरल साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं और प्रकृति के घटकों का अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा प्राकृतिक साइंस को हमने फिर 2 भागों में बांटा है। पहला पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, है ना। और दूसरा कैसा विज्ञान? जीव विज्ञान। ठीक है ना। यानी प्राकृतिक विज्ञान को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा। पहला पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस, और दूसरा जीव विज्ञान, जिसे आप कहते हैं बायोलॉजी। यानी कि अगर हम इसका और नाम चेंज कर दें तो पदार्थ विज्ञान को कह सकते हैं निर्जीव विज्ञान, क्योंकि यहाँ पे उन चीज़ों का अध्ययन होगा जिसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है। और जीव विज्ञान को हम कह सकते हैं सजीव विज्ञान। यानी कि प्रकृति ने जो कुछ बनाया है या तो वो निर्जीव है या वो सजीव है। तो प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया,
पदार्थ विज्ञान में यानी कि मटेरियल साइंस में, और किस में बांट दिया, जीव विज्ञान यानी कि सजीव विज्ञान में बांट दिया। अब देखिएगा सजीव विज्ञान की बात कर लें उससे पहले, तो सजीव विज्ञान में काय का अध्ययन करेंगे, जीवों का अध्ययन करेंगे, जीवों का यानी कि जंतुओं का, वनस्पतियों का, बहुत सारे जानवरों का अध्ययन करेंगे, मनुष्य का अध्ययन करेंगे मेनली, और बहुत सारे पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, यानी कि उन वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जो कैसी हैं, सजीव हैं। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान की जो ये शाखा है, कौन सी, पदार्थ विज्ञान, या जिसका हमने कहा निर्जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत हम मेनली दो चीज़ें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, ठीक है ना। अब देखिएगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स की बात करें केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूप, द्रव्य के विभिन्न रूपों को पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम ठोस पढ़ते हैं, द्रव पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ठोसों को कि ये पिंड इतना भारी है, इतने वेग से गति कर रहा है। द्रव की बात करेंगे कि पानी का आयतन इतना है, पानी जमने के बाद बर्फ़ बनेगा तो आयतन कितना होगा, पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। या उत्प्लावन बल की बात करते हैं, कोई वस्तु पानी में डूबेगी तो उसका कितना हिस्सा बाहर होगा, या लोहे की कील डूब जाएगी और जहाज़ तैरेगा। तो काय का अध्ययन कर रहे हैं, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, ठोस द्रव गैस का, या ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स में। हम लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की, तो प्रकाश भी तो एक क्या है, ऊर्जा का रूप है। हम ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि भी ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। तो हम फिजिक्स के अंदर काय का अध्ययन कर रहे हैं, द्रव्य का, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं का। ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा क्या है, और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं कि हम लाइट की बात भी करेंगे, साउंड की बात भी करेंगे, हम एटॉमिक फिजिक्स में हम नाभिकीय ऊर्जा की भी बात करेंगे, और द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न आपस में जो क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करते हैं। द्रव्य यानी कि मैटर और एनर्जी के बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, कैसे क्रियाएं हो रही हैं कि आपने बल लगाकर 10 न्यूटन का बल लगाकर एक पिंड को इतने मीटर खिसका दिया, तो आपने जो बल लगाया वो ऊर्जा थी, बल लगाया वो ऊर्जा थी ना, यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और आपने क्या किया, द्रव यानी कि पिंड क्या था, ठोस, उसको बल लगा के आपने खिसका दिया। तो संबंध किसमें बना, आपकी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आपने बल लगाया, और जो पिंड था वो ठोस यानी कि द्रव्य था, तो किसकी क्रिया हो गई, द्रव्य की और ऊर्जा की क्रिया हो गई ना। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं द्रव्य का, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का, और इनकी आपसी क्रियाओं का अध्ययन किस में करते हैं, हम फिजिक्स में करते हैं। केमिस्ट्री में हम अध्ययन किसका करेंगे, केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं किसी भी पदार्थ के रंग रूप, गुणधर्म, संगठन आदि का अध्ययन करते हैं ना। किसी भी पदार्थ के रंग रूप का अध्ययन करते हैं कि ये पदार्थ तत्व है, कि यौगिक है, कि मिश्रण है, या इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, या मिश्र धातु कैसे बनाई जाएगी, ये सब इसका अध्ययन काय में करते हैं, हम केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है ना। कोई पदार्थ कैसे बना है, किन किन तत्वों के संयोग से बना है, क्या वो यौगिक है, क्या वो मिश्रण है ना, उसके क्या क्या गुणधर्म है कि इससे क्रिया करके क्या बनाएगा या उससे क्रिया करके क्या बनाएगा। या कोई मिश्र धातु है आपके आसपास, मान लीजिए कुकर आपने देखा, तो आप देखते हैं कुकर आपको लगता है एल्यूमिनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम इतनी मजबूत नहीं होती, तो उसमें कुछ मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने से उसे मजबूत बनाते हैं। तो मिश्र धातु में कैसे बनती हैं, यानी कुछ ना कुछ पदार्थ बना रहे हैं ना। तो पदार्थ के रंग रूप और गुणधर्म का अध्ययन काय में करते हैं, हम केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है ना। तो आपने साइंस की डेफिनेशन देखी, साइंस को दो भागों में बांटा, सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया, प्राकृतिक में किससे किया। अब जो पाठ्यक्रम शुरू करेंगे वो करेंगे फिजिक्स का, ठीक है ना। तो फिजिक्स के पाठ्यक्रम में आपके सामने जो टॉपिक लिखे हुए हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में कवर करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक आपके सामने लिखा है मापन, ठीक है ना। मापन में हम बात करते हैं किसका, भौतिक राशियों की बात करते हैं, भौतिक राशियों की, ठीक है ना। कौन सी राशियों की बात करेंगे, भौतिक राशियों की। ध्यान रखिएगा, केवल राशियों की बात नहीं होगी, भौतिक राशियों की बात होगी। इन राशियों को हम वर्गीकृत करेंगे, है ना, करते हैं ना, वर्ग दो तरह करते हैं। एक तो करते हैं मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, उत्पत्ति के आधार पर, और एक हम करते हैं सदिश और अदिश के आधार पर। तो भौतिक राशियों का क्या करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है ना। सदिश सदिश का पता लगाएंगे कैसे हैं, कैसे पहचानें। राशियों की विमाएँ निकालेंगे, निकालते हैं MLT/2 ऐसा करके निकालते हैं, विमाएँ निकालेंगे आसान तरीके से, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहले चैप्टर में ये होगा, बहुत सारे मापन यंत्रों की बात करेंगे, है ना, कि ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं। तो बहुत सारे मापन यंत्रों की बात होगी। तो पहला चैप्टर आपका रहेगा मापन का। दूसरा चैप्टर रहेगा आपका यांत्रिकी का, ये सबसे लंबा चैप्टर है। यांत्रिकी के अंदर हम बात करेंगे काय की, गति की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, कोणीय वेग की बात करेंगे, रेखीय वेग की बात करेंगे। आता है ना आपका कि एक बालक मेज पे घूम रहा है, और मेज पे घूमते घूमते एक बालक उसके ऊपर और कूद गया, मेज रुक जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, क्या होगा, होता है नहीं होता है। तो इस तरह से यांत्रिकी में हम बात करेंगे गति की, वेग की बात करेंगे, रेखीय वेग, कोणीय वेग, है ना, अपकेंद्रीय बल,
है ना, अभिकेंद्रीय बल, इस तरह की बात करेंगे सारी। बहुत सारे सरल मशीनों की बात करेंगे, कहते हैं उत्तोलक की बात करेंगे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, न्यूटन के नियम की बात करेंगे, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, यह हम बात करेंगे। इसमें केपलर के गति के नियम की बात करेंगे, यानी कि आपका जो दूसरा आपका जो मॉडल है, दूसरा जो यूनिट है बहुत बड़ा है, यांत्रिकी सबसे ज़्यादा समय इसी में लगेगा। तीसरी यूनिट में बात करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी अर्थात हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। हीट क्या है, ऊष्मा क्या होती है, तापमान कैसे मापते हैं, कौन कौन से पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट पैमाना देखा सुना होगा आपने, केल्विन पैमाना, है ना। तो इस तरह से इनके बीच में कनेक्शन निकालते हैं कि कोई तापमान फ़ारेनहाइट में इतना है तो सेंटीग्रेड में कितना होगा, या पानी को बॉयल करेंगे तो कितनी ऊर्जा, कितनी ऊष्मा चाहिए कि भाप बन जाए, या कितनी ऊष्मा चाहिए कि बर्फ़ बन जाए। तो इस तरह की ऊष्मा और थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे इसमें, इस तीसरे चैप्टर में। चौथे में बात करेंगे तरंगें की। तरंगें होती क्या हैं, तरंगें दो प्रकार की, जैसे हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगें और हम पढ़ेंगे आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके अंदर बात करेंगे तरंगों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है ना। इसके अलावा बात करेंगे ध्वनि की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्वनि कैसी तरंग है, कैसे ट्रैवल करती है, चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते, ठंडी के दिनों में या रात के समय ध्वनि दूर तक जाती है, बारिश के समय सीटी की आवाज़ दूर तक जाती है, ऐसा पढ़ते हैं बहुत सारे आते हैं, इनके सब टेक्निकल समझेंगे। महिलाओं की आवाज़ बच्चों की तुलना में पतली होती है ना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। या आप कमरे में खड़े हैं तो आपकी आवाज़ लौट के आएगी, जैसे इको कहते हैं, कितनी दूर से आनी चाहिए, क्या कंडीशन होती हैं, तो इन सब की बात करेंगे हम, किसमें, ध्वनि में करेंगे। इसके बाद बात करेंगे ऑप्टिक्स की। मैं समझता हूँ सबसे जटिल चैप्टर यही होता है। यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, लाइट की बात करेंगे। लाइट की क्या कंडीशन है, पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का बनना, या लेंस वाला जो पोर्शन है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब बात करेंगे बहुत कायदे से। कोई ऐसा नहीं होगा कोई भी टॉपिक आपका ओवरलैप करके हटा दिया जाए। लेंस वेंस भी आपके कायदे से पढ़ाए जाएंगे बहुत, जिससे कि आप परीक्षा में आसानी से प्रश्न सॉल्व कर सकें। देखिएगा कंपटीशन बहुत टफ है, मैं हल्के हाथ से नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आप इस सोच में आए हो जादू ट्रिक है ना, भूल जाइए, चैनल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं और कम पढ़ा के काम चल रहा है, पढ़ लीजिए, कायदे से पढ़ें तो मेरे चैनल पर रुकें, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह भी नहीं बताऊंगा, जहाँ लगेगा बताने की ज़रूरत है वहाँ बता दूंगा। आप सोचें बहुत सारी ट्रिक, या मैं अपना थंबनेल बना दूं कि इसे कर लिया तो सब कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, कोई भी ध्यान रखिएगा। एक आध ट्रिक कहीं काम कर जाए तो कर जाए, शॉर्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने को धोखा देना है। इसलिए शॉर्ट नहीं पढ़ाऊँगा, ट्रिक नहीं बताऊँगा, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बताऊँगा। पूरे चैप्टर को बहुत कायदे से समझाऊंगा, उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, और उसके बाद उस पर आधारित सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न कितने भी आसान हो, कितने भी टफ हो, सब करवाऊंगा। अब एक चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी में, आपको देखा मैंने बताया। विद्युत में पढ़ेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे, है ना, वोल्ट की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे, और एसी करंट, डीसी करंट की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। नाभिकीय भौतिकी की बात करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स की बात करेंगे, किस तरह से नाभिकीय ऊर्जा काम करती है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे। और सबसे बाद में थोड़ा सा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिकी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम डायोड, ट्रायोड इत्यादि पढ़ेंगे, ये भी आपके रेलवे में कई दफ़ा पूछे जाते हैं। तो आपने देखा साइंस की डेफिनेशन, किन भागों में बांटा, कौन कौन से भाग में काय का अध्ययन करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस किस का अध्ययन करते हैं, और फिजिक्स का क्या सिलेबस हमारा होगा, इसकी आपने देखा। और अब रेगुलर बेस पे आपको इसकी कक्षाएं मिलेंगी फिजिक्स की, जिससे कि समय से ख़त्म करके हम केमिस्ट्री या बायो ले सकें। और इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें मापन को फिनिश करने के बाद मापन के प्रश्नों पर आधारित एक वीडियो आपको मिलेगा, तब हम दूसरी यूनिट यांत्रिकी शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।